एनर्जी की प्रोडक्शन को समझने के लिए पहले हम लोग ये समझे कि फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या क्या है। हमारे फूड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इसमें ये दोनों सब्सटेंस प्रोटीन और फैट, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन सेल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, सेल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक रोल की अगर हम बात करें तो हाँ, इट गिव्स एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी मिलेगा वो इसी प्रोसेस से मिल सकता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग है, तो उसको एनर्जी के प्रोडक्ट के मतलब एनर्जी मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है। बारे में स्टार्ट करें तो हम लोग अभी यहां से स्टार्ट। तो रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म विल ऑब्टेन एनर्जी। अब एनर्जी ऑब्टेन करने का एक ही तरीका, वो तरीका क्या है? फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, फ्रॉम ग्लूकोज। डेफिनेशन लिखा दिया था इसके रेस्पिरेशन की। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको एनर्जी मिलेगा ग्लूकोज से C6H12O6। जब ये ग्लूकोज एंटर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई प्लांट हो या फिर माइक्रोब हो, या कोई भी फंगस हो, कोई भी माइक्रोब्स हो, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ये ग्लूकोज जब एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये टूट जाता है 3 कार्बन के सब्सटेंस में, जिसको हम लोग पायरुवेट पायरुवेट। और यहाँ पे 2 ATP की प्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां से आगे की प्रोसेस जो है वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग। सबसे पहली प्रोसेस, अगर हम एनिमल की बात, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खासकर एनिमल या फिर प्लांट, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट हो तो फिर जाकर के ये पायरुवेट एंटर कर जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में तभी एंटर करेगा जब वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तब, नहीं तो नहीं करेगा। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे टोटल बनता है 38 की टोटल प्रोडक्शन। लेकिन इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि 2 ATP वापस कंज्यूम बैक। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में 2 ATP वापस कंज्यूम बैक। तो नेट एटीपी की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 36 एटीपी बच पाता है, 2 ATP वापस कंज्यूम बैक। तो नेट एटीपी जब भी हम लिखेंगे तो वो होगा 36 एटीपी। लेकिन अगर हम टोटल एटीपी की बात जब करेंगे तो दैट विल बी 38। तो ये हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जब प्लांट और एनिमल की खासकर हम बात कर रहे हैं, जब वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट हो तब। अगर मान लीजिए कि किसी एनिमल सेल की बात करें और खासकर मसल सेल की बात करें,
अगर ऑक्सीजन का अमाउंट इनसफिशियंट, लैक्टिक एसिड, तब जाकर के ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक, इनटू लैक्टिक एसिड। और साथ में यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी की प्रोडक्शन। ठीक है, और लैक्टिक एसिड अगर ये कॉन्टिन्यूसली बनता जा रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि वो जिस जगह पे डिपॉजिट होगा उस जगह पे क्रैम्प्स हो जाएंगे। या कब मतलब यहाँ पे तो क्रैम्प होता है, कभी कभी पैर हाथ वैष्णो देवी में ऊपर चढ़ाई करो, देखो पैर में क्रैम्प्स हो जाएंगे, कभी भी क्रैम्प हो जाते हैं। तो ये सब जो क्रैम्प होते हैं क्यों होते हैं, रीजन क्या क्रैम्प होने के पीछे? क्योंकि वहां पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए, कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी जो है वो उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उतना अमाउंट में ऑक्सीजन वहां पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे पैर के मसल्स हैं या हाथ के मसल्स हैं, उस सब के मसल्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। अगर उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि वो बिना ऑक्सीजन के ही क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन करने लगे। और जब बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोडक्शन करने लगे तो ये आगे की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, आगे की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे 3 कार्बन का ही कंपाउंड बना लैक्टिक एसिड, और ये पायरुवेट जो है ये भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। यही जब मसल्स में डिपॉजिट होता है ना, तो मसल्स में डिपॉजिट होने के कारण इट कॉजेज मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प। चलो तीसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, खासकर प्लांट में और यीस्ट। प्लांट में तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में, और यीस्ट में नो, नो ऑक्सीजन। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे फिर से आगे की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होगी। ठीक है, आगे की प्रोसेस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो होगा इथेनॉल, इथेनॉल। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी की प्रोडक्शन। इथेनॉल का अगर फॉर्मूला किसी को याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH। इसका मतलब ये 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, 2 कार्बन का कंपाउंड है, C2 है तो वहां से एक कार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऐसे भी आपने देखा होगा जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन हम लोग घरों में यूज करते हैं यस, बेकिंग करने के लिए, डोसा, इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, तो हम लोग फर्मेंट करने के लिए, बैटर रेडी करने के लिए उसमें क्या करते हैं, यीस्ट पाउडर डाल देते हैं। तो यीस्ट पाउडर करेगा क्या कि उसमें जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा। ठीक है, फर्मेंट करेगा और वहां पे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो वो फ्लफी हो जाता है। जो कोई केक है या कोई भी चीज फ्लफी होगा या स्पॉन्जी होगा, वो किसके कारण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना केक में, देखा छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, तो होल्स में क्या भरा होता है एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसी के कारण वो फ्लफी हो जाता है या स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, और यीस्ट में जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन। तो ये दोनों प्रोसेस, ये जहां पे ऑक्सीजन इनसफिशियंट है या ऑक्सीजन की अमाउंट है ही नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग, देखो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों बोलेंगे एन एरोबिक? इनसफिशिएंट यहाँ पे ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इसलिए इसको बोला जाएगा एनएरोबिक। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की अमाउंट सफिशिएंट है तो इसको क्या बोला जाएगा, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करें
आप देखो क्या क्या बोल सकते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू हो रहा है एनारोबिक। एरोबिक में जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, सफिशिएंट अमाउंट में होगा। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन के इनसफिशियंसी में या फिर नो ऑक्सीजन, प्रोड्यूस हाई एनर्जी। इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कम है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसका एंड प्रोडक्ट अगर एनिमल की बात करें तो लैक्टिक एसिड, और अगर प्लांट और यीस्ट की बात करें तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि ब्रीदिंग रेट इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है दैट इज कंपैरेटिवली हायर देन द टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के ब्रीदिंग रेट से हायर होगी। नॉर्मली अगर हम अपनी ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट करें तो 15 टू 20 के आसपास में आता है। एक मिनट में हम लोग लगभग 15 टू 20 टाइम्स ब्रीद करते हैं, लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में यही रेट ज्यादा हो। क्यों होगी ज्यादा? सुन, क्यों ज्यादा? हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की कंटेंट है दैट इज 21%। लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है दैट आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व, दैट इज टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व वाटर। मतलब वो वाटर, दैट ऑक्सीजन व्हिच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट ऑक्सीजन इज बीइंग टेकन, नॉट, ये मत समझना कि फ्रॉम इट इज टेकिंग फ्रॉम H2O वाला, वो नहीं कर सकता, वो तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। तो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस कहां से है? पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस, पानी में एक्वाटिक प्लांट्स होंगे ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे, वहां से ऑक्सीजन निकलेगा। तो वो जो ऑक्सीजन निकला पानी में डिजॉल्व हो गया, वो किसने लिया? एक्वाटिक एनिमल्स ने लिया। एक्वाटिक एनिमल्स ने जब ब्रीद आउट किया तो क्या ब्रीद आउट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। वो पानी में डिजॉल्व है, वो पानी में डिजॉल्व है, तो वो किसने लिया? एक्वाटिक प्लांट्स ने लिया। एक्वाटिक प्लांट इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पे भी चालू रहती है। तो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जैसे पानी को आप बॉयल करते हो तो उसमें बबल्स आते हैं ना, तो बबल्स आने का मतलब क्या हुआ? बबल्स आने का मतलब हुआ कि वहां पे गैसेस डिजॉल्व है, तभी तो वो बबल्स के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो वही डिजॉल्व्ड गैसेस जो है वहां पे दैट आर टेकन बाय द प्लांट्स, है ना? ओके, क्लियर हो गया सबको? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब देखो, पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम है ना कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर में तो 21% ऑक्सीजन है, दैट इज सफिशिएंट हमारे ब्रीदिंग करने के लिए। लेकिन पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है दैट इज वेरी लेस। तो अब उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसको चाहिए ऑक्सीजन, और वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? वो ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर लेंगे वो, तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। समझ में आ गया सबको? लिखो, क्वेश्चन लिखो। ब्रीदिंग रेट इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज कंपैरेटिवली फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। Is faster than the terrestrial organism. Why? आंसर में लिखे, the amount of dissolved oxygen gas, the amount of dissolved oxygen gas is very less in water, is very less in water, but it is higher, but it is higher in 21, higher in atmosphere, higher in atmosphere, that is 21%, that is 21%. So the breathing rate
is lower in terrestrial organism, but is higher in aquatic organism. एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जैसे ये एडिनोसिन एक सब्सटेंस है अमीनो एसिड, इसके साथ एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, दो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने क्या बोला, एडिनोसिन एक अमीनो एसिड, उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ। फॉस्फेट मतलब PO4 3 माइनस, H3PO4 होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो फॉस्फेट बना। तो ये एक फॉस्फेट हुआ, ये दूसरा फॉस्फेट हुआ, ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये एक और फॉस्फेट के साथ अटैच होगा तो इसको अटैच होने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी, अटैच होने के लिए। अब ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी आ रही है ग्लूकोज। ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसके ब्रेकडाउन होने से वहां पे एनर्जी रिलीज। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो यहां पे एक फॉस्फेट को एडीपी के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, एटीपी बन। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बन गया, देखो एडिनोसिन के साथ ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, और तीसरा एक और फॉस्फेट इसके साथ अटैच हुआ। बस ये वाला जो फॉस्फेट है इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से शो करते हैं। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये इस तरह की बॉन्ड है जो कि बहुत आसानी से टूट सकती, बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो ये इसको जो है हम लोग वोलाटाइल की तरफ मान लो, एकदम इमीडिएटली ये टूट जाएगा। तो ये बन गया क्या, ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी बन गया। और इस फॉर्म में एनर्जी, देखो एनर्जी एक्चुअली कहां पे स्टोर हो रही है, इस वाले बॉन्ड में स्टोर। ये वाली बॉन्ड जैसे ही टूटेगी तुरंत एनर्जी की वहां से रिलीज हो जाएगी, जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये बन गया एटीपी। एटीपी जो है ये कहां पे ये जो है इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। अब एनर्जी करेंसी क्यों बोला गया, एनर्जी करेंसी इसलिए बोला गया कि ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगी तुरंत वहां से वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो एनर्जी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वहां पे आएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस चूंकि हो कहां रहा होता है, मैक्सिमम ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। वहीं पे ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, और जब हमें जरूरत होगी तो वही एनर्जी ये वापस ये एडीपी बनाएगा, और वहां से वो एनर्जी जो है दैट विल बी रिलीज फॉर डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटी, डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटी। समझ में आया क्या हुआ, नोट डाउन। देखो एक मोल एटीपी से 130.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन। 1 मोल, मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 1 मोल का मतलब होता है। इतने एटीपी से 130.5 किलो जूल की प्रोडक्शन होती है, इतनी एनर्जी की प्रोडक्शन।